मनोहर ने जैसे ही अपनी बीवी ममता पर हाथ उठाया वैसे ही उसकी सास ने बीच में मनोहर का हाथ पकड़ लिया। माँ मेरा हाथ छोड़ दो, आज मैं इससे नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए बहू पर हाथ मत उठाना, क्योंकि ये तो चाहती है कि तू इस पर हाथ उठाए और ये अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रथा और उत्पीड़न का केस लगा दे और इसे खूब सारे पैसे मिल जाएं। सासू माँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगी? तो फिर तो मेरे हर काम में रुकावट क्यों डालने लगती है? तू मेरी बीवी है, माल के नहीं समझी? हाँ बहू, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। तू हर काम के बीच में टांग अड़ाई करती है, जब देखो तब मेरे बेटे से बहस किया करती है, मैं सुनती रहती हूँ। मैं जो भी कहती हूँ अपने ससुराल वालों की भलाई के लिए करती हूँ। दरअसल आज से 2 साल पहले मनोहर की शादी नहीं हुई थी। उसके पिता उसके पीछे बहुत सारी जायदाद, कई एकड़ जमीन और पुश्तैनी हवेली छोड़कर गए थे। मनोहर उनका अकेला बेटा था। वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ ऐश करता था। एक दिन वो गांव वालों के साथ गजोधर काका की चाय की टपरी पर बैठकर गप्पे मार रहा था। तभी गजोधर काका ने कहा, तुम लोग जल्दी जल्दी पैसे दो, आज मुझे दुकान बंद करके जल्दी घर जाना है। भाई काका मेरे होते हुए तुम इन लोगों से चाय का पैसा क्यों मांग रहे हो? इन सब का पैसा मैं दूंगा, बताओ कितने रुपए हुए? तुम सबके चाय और पकौड़े मिलकर टोटल जो है 100 रुपया हो गया। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी बोला, अरे चाचा, अभी तक तो चाय 5 की मिलती थी, अचानक 10 रुपए कर दी है। भाई साहब देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ रही है? तो मुझे भी चाय का दाम बढ़ाना ही पड़ेगा ना। अरे तो अचानक बढ़ा दोगे क्या? देखो तुम लोगों को पैसे देने हैं तो दो, वरना चुपचाप घर जाओ, मैं तुम लोगों के माँ बाप से पैसे वसूल कर लूंगा। अरे ओ काका, हमको छोटा मोटा आदमी समझ रखा है क्या? भाइयों, आज के बाद काका की दुकान पर चाय पीने आएंगे ही नहीं। तुम्हारा 200 हुआ ना, ये लो पकड़ो 500 और ऐश करो, चलो भाइयों। इतना बोलकर मनोहर गांव वालों के साथ वहाँ से चला गया। ये मनोहर खुद तो कुछ करता नहीं है, इसके बेचारे बाप ने मेहनत करके इतनी बड़ी जायदाद इकट्ठी की है और ये उसे मिट्टी में मिलाए दे रहा है। इसकी माँ से बात करनी ही पड़ेगी, वरना गांव वाले इसे लूटते ही रहेंगे। अगले दिन काका ने अपनी दुकान पर मनोहर की माँ को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। देखो बहन जी, मुझे लगता है कि आप मनोहर की शादी कर दो, वरना गांव के लड़के उसे लूटते रहेंगे। भाई साहब, आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा अपने बाप की तरह दिलदार है। रही बात शादी की, तो शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ। कोई लड़की नजर में हो तो बताइएगा। कुछ दिनों बाद गजोधर काका ने एक ममता नाम की लड़की मनोहर के लिए देख ली। दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवा दिया। कुछ ही महीनों में मनोहर और ममता की शादी हो गई। सुहाग रात वाली रात दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ममता, तुम्हें जितनी महंगी से महंगी साड़ियाँ खरीदनी ना, सब खरीद लो। गाँव वालों को लगना चाहिए कि तुम मनोहर की बीवी हो। बीवी बारात में पूरे गाँव के लोग गए थे। मुंह दिखाई में भी सभी औरतें आई थी, तो गांव वाले तो जान ही गए कि मैं आपकी बीवी हूँ। महंगी साड़ी पहनने से क्या हो जाएगा? देखो तुम मुझसे ज्यादा बहस मत करो, जितना कह रहा हूँ उतना। इतने में मनोहर के पास गांव के एक दोस्त का फोन आ गया। भाई मनोहर, हम लोग जरा भोपाल तक घूमने आए थे। रास्ते में हाईवे पर हमारी गाड़ी खराब हो गई, पेट्रोल भी खत्म हो गया। तुम 10,000 रुपए भेज दो यार, मैं तुम्हें 1 महीने बाद लौटा दूंगा। मनोहर ने फोन स्पीकर पर डाल रखा था, इसलिए ममता भी सब कुछ सुन रही थी। अरे तू फिक्र मत कर, 10 क्या, मैं तुझे 20,000 भेजता हूँ ऑनलाइन, रुक। इससे पहले कि ममता उसे रोक पाती, मनोहर ने उसे पैसे भेज दिए। फोन कटने के बाद, देखिए आप इस तरीके से बेफिजूल पैसा खर्च मत किया कीजिए। मुझे इसकी आवाज से लग रहा था कि वो कहीं नहीं फंसा हुआ है। ये लोग कहीं पार्टी करने का प्लान बना रहे होंगे, लेकिन पैसे नहीं होंगे, इसलिए इतनी बड़ी कहानी बना दी। देखो ममता, आज हमारी सुहागरात है, इसलिए मैं तुमसे ना कुछ कहना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी, मेरे दोस्त, मेरे पैसे, मेरा जो मन करेगा वो करूंगा। मनोहर के पास एक बहुत ही महंगी बाइक थी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त उसके गांव का वही दोस्त उनके घर आ टपका। क्या बात है, आप लोग नाश्ता कर रहे हैं? भाभी जी नमस्ते, माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम मनोहर के वही दोस्त हो जिसने कल रात को फोन किया था। तुम लोग तो हाईवे पर फंसे हुए थे ना, इतनी जल्दी वापस भी आ गए? क्या बात है मनोहर भाई, भाभी जी तो 1 नंबर की जासूस है। बहू तू चुपचाप बैठकर नाश्ता कर, दोस्तों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ममता ने अपनी सास की बात मान ली और चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी। तभी उसके दोस्त ने कहा, मनोहर भाई तुमने तो शादी कर ली, मैं भी किसी लड़की को पसंद करता हूँ। आज मैं उसके माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ। क्या आपकी बाइक मुझे मिल सकती है 1 दिन के लिए? हाँ क्यों नहीं, ये ले पकड़ चाबी। उसका दोस्त तुरंत मनोहर की बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। ममता को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। नाश्ता करने के बाद जब दोनों कमरे में आए, तब मनोहर के साथ ममता बहस करने लगी। देखिए, मैं लोगों का चेहरा और उनकी आंखें देखकर समझ जाती हूँ कि वो इंसान कैसा है। आपका दोस्त मीठी मीठी बातें भले ही कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे चालाकी नजर आ रही थी। इतनी महंगी बाइक आपको नहीं देनी चाहिए थी। मेरे दोस्त सही कहते थे, शादी के बाद बीवी भाई और दोस्तों को आपस में लड़वा देती है। ज्यादा बोलेगी तो ना तेरे मुंह में टेप लगा दूंगा। मनोहर की माँ बाहर से उन दोनों की बहस सुन रही थी। अच्छा हुआ मेरा बेटा थोड़ा समझदार है, वरना ये औरत तो इस घर में आती ही दोस्तों के बीच लड़ाई करवा देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मनोहर कोई काम नहीं करता था, सिर्फ अपने बाप की दौलत से ऐश करता था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लेकिन मनोहर का दोस्त उसकी बाइक लौटाने नहीं आया। फिर एक दिन, सासू माँ, मनोहर जी घर की सारी दौलत अपने दोस्तों पर उड़ाया करते हैं। इनके दोस्त इतनी महंगी बाइक लेकर गए थे, अभी तक देने नहीं आए। से वही बातें लेकर बैठ गई, आज मैं तुझे प्रसाद दे ही देता हूँ। इतने में मनोहर ने ममता के ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन बीच में उसकी सास ने रोक लिया। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए बहू पर हाथ मत उठाना, क्योंकि ये तो चाहती ही है कि तू इस पर हाथ उठाए और ये अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रथा और उत्पीड़न का केस लगा। तभी उनके घर के बाहर से चुपके से गांव के कुछ लड़के मनोहर उसकी बीवी के बीच की बहस सुन रहे थे। वो भागते हुए मनोहर के उसी दोस्त के पास गए जो उसकी बाइक लेकर गया था। भाई, तुम मनोहर की बाइक 1 महीना पहले लेकर आए थे ना, उसे लेकर उस घर में महाभारत हो रही है।
जल्दी से कुछ सोचो, वरना मनोहर आता ही होगा। यार उस बाइक को बेचकर तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दिया था, अब मैं क्या करूं? यार मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ी देर बाद उनके ग्रुप का एक दोस्त गगन मनोहर के पास आया। अरे मनोहर भाई जल्दी से मेरे साथ चलो। गगन मनोहर का हाथ पकड़कर उसके दोस्त के घर ले आया। वहाँ पर उसके साथ उसी दोस्त के हाथ, पैर और चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। यार ये सब क्या हो गया? मैं तो तेरे पास ही अपनी बाइक लेने आ रहा था। मनोहर भाई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर वापस लौट रहा था, तभी अचानक मैं उस बाइक के साथ नीचे खंडहर में गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और मुझे उठाकर ले गई, लेकिन तेरी बाइक को मैं नहीं बचा पाया यार, चकनाचूर हो गई। अरे कोई बात नहीं यार, तू सही सलामत है, मेरे लिए बस यही काफी है। मनोहर के वहाँ से जाते ही उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन दोस्तों ने मिलकर नकली प्लास्टर लगाया था। गगन के पिता गांव के प्रधान थे। एक दिन उन्होंने गगन से कहा, गगन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग मनोहर का खूब फायदा उठाते हो, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा मेरा भी तो होना चाहिए। मैंने उसके बाप की खूब मदद की थी। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ पापा? मैं चाहता हूँ कि उसकी सारी जमीन और हवेली मेरे नाम पर हो जाए। लेकिन पापा ये कैसे हो सकता है? अपने कान इधर ला, मैं तुझे एक प्लान समझाता हूँ। प्रधान ने अपने बेटे के कान में कोई प्लान बता दिया। अगले ही दिन गगन मनोहर से अकेले में अपने खेतों के किनारे मिला। क्या बता गगन? यार मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ और खुद के दम पर ना कुछ काम करना चाहता हूँ। ये बात जब मैंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया यार। अब बताओ मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं यार, तुम्हारे घर में रुक जा। भाई मैंने तुमसे सीखा है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे की जाती है। अब मैं अपने घर तभी वापस जाऊंगा जब अपने दम पर कुछ करके दिखा दूंगा। मैं खुद का पेट्रोल पंप खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे लोन चाहिए। अगर तू अपनी जायदाद के पेपर मुझे दे दे तो उन पर मुझे लोन मिल जाएगा। उनकी बातें ममता ने सुन ली। रात में मनोहर जबरदस्ती करके जायदाद के कागज गगन को दे आया। कुछ दिनों बाद प्रधान, गगन, वकील, कुछ पुलिस वालों और अपने आदमियों के साथ मनोहर की हवेली आया। मनोहर, तुम लोग ये हवेली खाली कर दो, तुम्हारी सारी जायदाद अब हमारी हो गई है। प्रधान जी, ये क्या कह रहे हो आप? गगन ये सब क्या है? यार तुम इतने भोले हो कि अपनी जायदाद के असली कागजात मुझे दे दिए। वकील साहब ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और तुम्हारी सारी जायदाद हमारी हो गई। वकील साहब, आप तो कानून के रक्षक है ना, आप असली नकली कागजों में फर्क भी नहीं कर पाए। इस हवेली के असली कागजात ये रहे मेरे पास। गगन, उस दिन मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। मैं तुरंत घर आई, लैपटॉप में जल्दी से नकली कागजात तैयार करके उसका कलर प्रिंट आउट असली कागजों की जगह रख दिया, और असली कागज मैंने अपने पास छुपा कर रख लिए थे। प्रधान जी, आपने फिजूल में मेरा समय बर्बाद किया। अब धोखाधड़ी के आरोप में तुम और तुम्हारा बेटा जेल जाएंगे। हवलदार, गिरफ्तार कर लो दोनों को। वकील डर कर वहाँ से भाग गया। पुलिस गगन और प्रधान को गिरफ्तार करके ले गई। आज बहू की वजह से हमारी जमीन जायदाद बच गई, वरना हम सड़क पर होते। ममता, तुम हर वक्त सही ही कहती थी, सब मेरा फायदा उठाते थे। आज तुमने मेरी आंखें। निधि और प्रीति के पिता शहर में मजदूरी करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। वो दोनों बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता उन्हें काम की तलाश में अपने साथ शहर ले आए थे। शहर में वो सब एक किराए के कमरे में रहते थे। मदन ने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक रोज मदन को लकवा मार गया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों से जितना हो सका उन्होंने उसका इलाज किया। इसके बाद उन्होंने मदन को छुट्टी दे दी। एक दिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तो घर के हालात भी बुरी तरह चरमरा गए। जो भगवान की मर्जी, अब उसके आगे किसी का जोर कहाँ चलता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, बस थोड़ी हिम्मत बांधे रखिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा उर्मिला, अब इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमारी दोनों बेटियां बस अपनी 12वीं खत्म कर ले, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। निधि और प्रीति दोनों 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालातों से वो दोनों भी बहुत चिंता में थे। सोचा था 12वीं पास करने के बाद हम ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे, लेकिन घर के हालात देखकर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं दीदी, वो तो हम करस्पॉन्डेंस से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें घर के हालात ठीक करने होंगे। तुम तो जानती ही हो मां अनपढ़ है, उन्हें कुछ ज्यादा नहीं पता, इसलिए अब हमें ही कुछ सोचना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों 12वीं पूरी कर लेती हैं। उदास उर्मिला उन दोनों के पास जाती है। निधि, प्रीति, मुझे लगता है अब हम लोगों को गांव चले जाना चाहिए। आज सेठ जी आए थे, 3 महीने का किराया मांग रहे हैं। लेकिन माँ, हम बचपन से यहाँ रहे हैं और फिर हमारी पढ़ाई सब गांव में कैसे होगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने कहा ना, गांव चलना है मतलब चलना है। निधि प्रीति ने काफी मना किया, लेकिन उर्मिला ने उनकी एक नहीं सुनी। अब गांव में आकर वो लोग अपनी झोपड़ी में रहने लगे, लेकिन दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करें। उन दोनों ने कई दिनों तक सोचा कि वो ऐसा क्या काम करे जो इस गांव वालों के लिए नया हो। बहुत सोचने के बाद उन दोनों बहनों ने छोले भटूरे बनाकर बेचने की सोची। मैंने गांव भर में घूमकर देखा है, यहाँ सिर्फ कल्लू हलवाई है जो केवल समोसे ही बनाकर बेचता है। उसके अलावा यहाँ किसी चीज की दुकान या ढाबा नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ छोले भटूरे बनाकर बेचें। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, और तुम वैसे भी अच्छे छोले बना लेती हो और मैं भटूरे अच्छे बना लेती हूँ। क्यों बाबा, कैसा लगा हमारा आइडिया? जो वैसे विचार बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम दोनों ये सब सामान कहाँ से लाओगे? दोनों बहनों ने ये तो सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है, लेकिन अब दोनों को इस बात की चिंता सताने लगी कि इन सब के लिए सामान कहाँ से आएगा। वो दोनों अपनी माँ के पास गई। देखो बेटी, तुम दोनों से कुछ नहीं छुपा। जो पैसे थे वो मैं शहर में सेठ को किराए के पैसे देकर आ गई, लेकिन हाँ, मेरे पास ये एक सोने की अंगूठी रखी है। तुम दोनों चाहो तो इससे शुरुआत कर सकती हो। फिर दोनों बहनों ने वो अंगूठी सुनार के पास गिरवी रखी
और उससे मिलने वाले पैसों से उन्होंने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। फिर रात को ही सारी तैयारी कर ली और अगले दिन गांव के बस अड्डे के पास जाकर अपना ठेला लगा लेती हैं और 30 रुपए छोले भटूरे की प्लेट बेचना शुरू कर देती हैं। 30 रुपए, आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। छोले भटूरे, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये तो हमने शहर में खाया था जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। छोले भटूरे का गांव वालों ने नाम बहुत सुना था, लेकिन छोटे शहर के होने के कारण वो जब कभी शहर जाते तो ही वहाँ छोले भटूरे खा पाते थे। लेकिन अब गांव के बस अड्डे पर ही जब सिर्फ 30 रुपए में छोले भटूरे मिलने लगे तो वहाँ खुद ब खुद भीड़ लग गई। बस का इंतजार करने वाले लोगों और बस से उतरने वाले लोगों ने जब छोले भटूरे की दुकान देखी तो भीड़ लगनी शुरू हो गई। बहन, मेरे लिए भी छोले भटूरे की प्लेट बना देना। हाँ भैया, बस अभी लो। निधि गर्मा गर्म भटूरे तलती गई और प्रीति उन्हें सर्व करती गई। वाह बहन, क्या स्वाद है इसमें, मजा ही आ गया। ऐसा करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। घर में माँ, बाबूजी और मेरी बहन गांव के छोले भटूरे खाएगी ना तो खुश हो जाएंगे। वैसे मुझे छोले भटूरे बहुत ही पसंद है, लेकिन गांव में पहली बार भटूरे खा रहा हूँ। नहीं तो जब भी शहर सामान लेने जाता था तभी खा पाता था। लेकिन सच कहूँ तो ये तो शहर से भी ज्यादा लाजवाब और मस्त बने। शुक्रिया भैया, ये लीजिए, आपकी 3 प्लेट पैक हो गए और आपके पूरे 120 रुपए हो गए। जी ये लीजिए, धन्यवाद। वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद शहर से एक और बस आई और उसमें से एक औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ उतरी। छोले भटूरे देख बच्चे वो खाने की जिद करने लगे। माँ, छोले भटूरे हमें भी खाने हैं। अरे वाह, गांव में भी छोले भटूरे मिलने लगे। बड़ी तरक्की कर ली गांव वालों ने। सचमुच, चलो अब खाकर देखते हैं। वाह माँ, कितने अच्छे भटूरे हैं। अब तो हम इस गांव में 1 हफ्ता तो क्या 1 महीने की छुट्टियां भी बिता सकते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, वरना तुम लोगों ने तो मेरी जान ही खा ली थी। सचमुच में माँ और दीदी, ये छोले भटूरे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। ये सुनकर निधि और प्रीति बहुत खुश हो जाती हैं। पहले दिन ही उन्हें 3000 रुपए की कमाई होती है। अब वो दोनों हर रोज छोले भटूरे बेचने आती हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी वो दोनों फेमस हो गए। अब उनकी खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही उन्हें 1 साल बीत गया। अब उन्होंने अपनी माँ की गिरवी रखी अंगूठी भी छुड़वा ली, तो वहीं अपने पिता का इलाज भी महंगे बड़े अस्पताल में करवाने की ठानी। बच्चों, क्यों तुम मुझ पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो। अगर हमें कुछ हो जाता तो आप भी तो हमारा ख्याल रखते ना बाबा। हाँ बाबा, अब आप हमारे साथ बड़े अस्पताल चलोगे और अपना इलाज करवाओगे। जब मैंने शहर से गांव आने का फैसला लिया तो मुझे लगा कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो, लेकिन आज तुम दोनों की काबिलियत ने इस माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम दोनों तो बेटों से भी बढ़कर हो हमारे लिए। हमें फक्र है कि तुम दोनों हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों बहनों ने दिन पर दिन खूब सफलता हासिल की।